So, students, let's begin with our topic work, एनर्जी and पावर। तो बच्चों, वर्क पावर एनर्जी जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी, जैसे कि इसका नाम ही है, डेली लाइफ में हम लोग कई बार वर्क ये शब्द रेगुलरली यूज करते हैं, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में यूज करें। हम लोग कई बार ये बहुत कॉमनली सुनते हैं कि आज हमने बहुत ज्यादा वर्क किया। बट बच्चों, अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, वर्क हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है मस्कुलर वर्क और एक होता है मैकेनिकल वर्क। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कंसीडर किया जाता है किसको? मैकेनिकल वर्क को। तो बच्चों, अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करें कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, आइए इसकी डेफिनेशन पर काम करते हैं। बच्चों, डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेनेवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट। Whenever a force acting on a body displaces it। बच्चों, इसको पूरा कंप्लीट करने से पहले एक छोटे से पॉइंट पर हम लोग और ध्यान देना चाहते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिन कीजिए बच्चों, यहां पर कोई एक ब्लॉक बना हुआ है और हम लोगों ने m मास के इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो कुछ इस तरह से अप्लाई किया है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद बच्चों मैं इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहूंगा जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है। बच्चों, जब भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे या वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर, हमारी कैलकुलेशन के टाइम पर जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उस पॉइंट का लेना चाहिए जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। अगेन एंड अगेन इस वर्ड पर हम आपको लगातार स्ट्रेस देते रहेंगे कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया है। हाँ, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको पार्टिकल वर्ड लिखकर दे दिया हो, तो पार्टिकल का मतलब हम लोग समझते हैं कि जिसके बाद शेप और साइज या डायमेंशंस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो फिर हम लोग किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाया है तो उसका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ही यूज करते हैं। बट हाँ, अगर हमें कोई एक वेल शेप साइज की कोई बॉडी दी गई है तो हमेशा उसी पॉइंट पर ध्यान देना है जिस पर फोर्स लगाया गया है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट। ब्रैकेट में देखिए वही चीज, डिस्प्लेसेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू इट। बच्चों, ये जो लाइन लिखी हुई है इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू इट, ये क्यों लिखी हुई है ये हम लोग टाइमली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू इट। तो हम बोल देंगे कि उस फोर्स ने वहां पे वर्क किया है। और जैसे कि सर ने कहा कि उस फोर्स ने यहाँ पर वर्क किया, तो आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन के अंदर जो पर्सन फोर्स लगा रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पर मैंने वर्ड बोला ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, पर एक्चुअली में दिखता तो ब्लॉक है, पर आपको क्या ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उसका डिस्प्लेसमेंट। अब उसी चीज को अपन कह रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस चीज को अपन यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में कह रहे हैं तो देखिए बेटा, इस चीज को मैं थोड़ा कर देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट। याद करो, वेक्टर्स के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही आपको क्या देगा? वर्क। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से आंसर हमेशा स्केलर आता है, मतलब मैग्नीट्यूड आता है। इसका मतलब वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ आपको क्या देगी? मैग्नीट्यूड, कि उस फोर्स ने कितना वर्क करा। अब उसी के आगे अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। इसकी सीजीएस यूनिट है अर्ग। बेटा ध्यान रखना, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के फॉर्म में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? उसको अर्ग कहते हैं। जूल और अर्ग में जो रिलेशन है वो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। डायमेंशन की बात करें तो m1 L2 T⁻⁻², ये उसके डायमेंशंस है। आइए बच्चों, अब हम लोगों ने जब बेसिक डिस्कशन किया है तो अब हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। कांस्टेंट मतलब जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम फोर्स की बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मुझे किसी वेक्टर को कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और ना ही उसकी डायरेक्शन।
सच टाइप ऑफ वेक्टर नोन एज कांस्टेंट। और यहां पर फोर्स की बात चल रही है तो बच्चों देखिए वही लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स applied on a body is constant, then force is said to be constant force. अब बच्चों अगर कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया गया है तो फिर हमें उस फोर्स का वर्क डन कैसे निकालना होता है, जैसा सर ने अभी अभी आपको बोला कि उसको मैथमेटिकली हम लोग अगर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो क्या तरीका है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब उसको कैसे यूज करते हैं बच्चों, हम लोग इसको कुछ और तरीकों से डिस्कस करेंगे जो कि आपको डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाएंगे। ऑब्जर्व कीजिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज, लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स कि यहां पर एक m मास का ब्लॉक है और इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कीजिए, इस पॉइंट पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स हमने अप्लाई किया है कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। और आप नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट कहां शो किया गया है, आगे, दैट इज d। तो बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है तो वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहां से एक समरी तैयार करेंगे, पर उसके पहले हम लोग ये चेक करें कि फोर्स के अगर कंपोनेंट कर दिए जाए तो फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पर इसका कंपोनेंट कर दें तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये आएगा कौन सा, f cos थीटा, और ये कौन सा होगा, f sin थीटा। स्टूडेंट्स हमेशा हमें उस फोर्स से या उसके कंपोनेंट से मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग हो, क्योंकि वही फोर्स या उसका कंपोनेंट वहां पर उस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल या उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नोटिस कीजिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट d हम लोगों ने मार्क किया है, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो कौन सा है, f cos थीटा, जो उस पॉइंट को डिस्प्लेस कर रहा है, जबकि f sin थीटा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है जो उसको उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए तो हमारे लिखने का तरीका क्या होगा, द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज d। बच्चों इसी को हम लोग अगर पूरा सिंपलीफाई करके लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, fd cos थीटा। एग्जैक्टली बच्चों याद कीजिए जैसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट सर ने बात की, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो जैसे ab cos थीटा को हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखते हैं, उसी तरह से fd cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर f डॉट वेक्टर d। तो बच्चों जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम क्या चेक करें उस क्वेश्चन में, हम लोग अब तरीकों पर बात कर रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। कई बार हमें क्वेश्चन कैसा दिया होगा, हमें फोर्स की वैल्यू पता होगी, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता होगी, हमें उनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल पता होगा, तो सीधा सा तरीका हमें वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सारी वैल्यूज प्लेस कीजिए, f की, d की, थीटा की, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए, ये वर्क डन होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पर कई बार हमें अपने क्वेश्चंस में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी जो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जैसा सर ने कहा कि वर्क डन इक्वल्स टू fd cos थीटा। अब अगर उसी चीज को अपन और तरीके से देखें, मतलब ये सॉल्व करने के तरीके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये f है, ये इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्यों नहीं बनाया वो सर आपको बता चुके हैं कि वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिखे, यहां पर ये d डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब जब ये f cos थीटा हो रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये राइटवर्ड आएगा और इसके डिस्प्लेसमेंट को अपन अज्यूम कर लिया d है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, d। तो मुझे मालूम है इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हुआ, f cos थीटा फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो क्यों ना अपन ऐसा सोच लें कि फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, वर्क। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ढंग से देखें तो मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो क्या उस केस के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के अलोंग हो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्या देखा बच्चों, वर्क डन। अब सिमिलरली यहां पर दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अभी भी सेम राइटवर्ड है और जो फोर्स है वो फोर्स किसी एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल है थीटा। पहले अपन ने करा फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अब अपन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स। आंसर स्टिल रिमेन द सेम। इसका मतलब अगर मैं इस d का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, d cos थीटा, और इस डायरेक्शन में ही फोर्स कितनी है, f,
उसका मैग्नीट्यूड कितना है एफ, तो एफ इंटू डी कॉस थीटा करूंगा तो आंसर अभी भी कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग लो, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो W इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन दोनों ही तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ना मालूम हो, ऐसा कंपोनेंट भी ना लेना हो, तो सर ने जो मेथड बताया एफ डी कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिल्कुल। तो सर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इससे एक समरी अगर हम लोग चाहे तो बच्चों को बता सकते हैं कि हमेशा हमको कैलकुलेशन में बस इतना सा ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग वाले हमें कंडीशंस लेनी है, उसी से हमारे आंसर्स मैच हो जाएंगे। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसा भी हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक लॉ को फॉलो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस वर्क डन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग इसके एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फोर्स वेक्टर F is equal to अल्फा I cap plus 2J cap minus 15K cap न्यूटन। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एक फोर्स हमें जो दिया है वो इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है, और वो कंपोनेंट्स हैं I cap, J cap और K cap की फॉर्म में। डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल, अब बच्चों देखिए पार्टिकल लिखा हुआ है, नेग्लिजिबल शेप एंड साइज, उसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, तो हम उस पार्टिकल के ही डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। फ्रॉम 0 0 0 यानी कि उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स टू पॉइंट अल्फा अल्फा एंड 1, then find values of alpha for which work done by this force will be 0। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज। इसका मतलब हो सकता है कि अल्फा की यहां पर एक से ज्यादा वैल्यू है जिन पर वर्क डन कैसा आएगा, 0। अब बच्चों हमें वर्क डन के लिए जो चाहिए वो क्या होता है, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब बच्चों हमें फोर्स की इक्वेशन तो दी है, पर हम डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकालना चाहते हैं। और बच्चों हमको याद है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक जीरो वेक्टर है तो हम लोगों ने केवल समझने के लिए इस तरह से उसको लिख दिया। और फाइनल पोजीशन वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, अल्फा i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस अल्फा k कैप प्लस 1 k कैप, सॉरी 1 कैप, ठीक है, यस 1 k कैप। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल, फाइनल y कोऑर्डिनेट में से इनिशियल और फाइनल z कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों देखिए फाइनल माइनस इनिशियल कितना बचेगा, अल्फा i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल कितना बचेगा, अल्फा j कैप, और फाइनल माइनस इनिशियल ये कितना बचेगा, 1 k कैप। बच्चों ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और इसकी हम लोगों ने यूनिट लिख दी क्या, मीटर। अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम एक डॉट प्रोडक्ट में ये चीज जानते हैं कि अगर हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में वैल्यू दी है तो सीधे शब्दों में क्या करते हैं, वैल्यूज लिखे i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ, k का k के साथ, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाती है। ऑब्जर्व कीजिए फोर्स की इक्वेशन हमें क्या दी गई है, अल्फा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 15k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट अल्फा अल्फा एंड 1 एंड रिस्पेक्टिवली उनके यूनिट वेक्टर्स, अल्फा i कैप प्लस अल्फा j कैप और साथ में क्या लिखा है, 1 k कैप। बिल्कुल, तो ये हो गया बच्चों 1 k कैप, ये हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो i कैप के कोफिशिएंट का i कैप के कोफिशिएंट के साथ देखिए अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, 2 का अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और माइनस 15 का 1 के साथ माइनस 15। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज दिखी है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 0। मतलब ये जो वर्क डन आया है वो अल्फा की कौन सी वैल्यूज के लिए 0 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग वर्क को किसके साथ इक्वेट कर दें, 0 के साथ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अल्फा की डेफिनेटली यहां पर 2 वैल्यूज होंगी। अब बच्चों अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको ऐड करें तो प्लस 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस का 15।
तो क्यों ना बच्चों प्लस का 5 और माइनस का 3 ले लिया जाए। तो ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 15, और 0 ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से लिखा ठीक है, बिल्कुल सर। अब बच्चों देखिए, यहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो चेक कीजिए, ये 0 दिया हुआ है, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया अल्फा प्लस 5, यहां से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा अगेन अल्फा प्लस 5। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 और एक हो गया अल्फा प्लस 5। बच्चों इसको अगर हम लोग दोनों को बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट कर दें तो अल्फा की एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी माइनस 5। मतलब अल्फा की इन दो वैल्यूज को अगर हम लोग यहां पर प्लेस कर दें तो इन दोनों के साथ क्रॉस चेक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दैट पार्टिकल फॉर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। नेक्स्ट पार्ट है पॉजिटिव वर्क। वैसे नाम भी डिनोट कर रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब जो यहां पर वर्क आना चाहिए उसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और आई कैन से कि जो नेट वर्क होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या सिग्निफाई करता है वो अपन यहां देखते हैं। तो देखिए, a force is said to do positive work if force or its component is in the direction of the displacement of the point of application। अब बच्चों ध्यान से डायग्राम को देखना, ये फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, उस केस में जो दोनों का आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, याद करो F cos थीटा इंटू डी। तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट यहां पर ले लेता हूं, क्या वो कितना आएगा, F cos थीटा, F cos थीटा इंटू डी। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करा तो जो वर्क आएगा वो वर्क पॉजिटिव आएगा, पर कब कब आएगा उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो थीटा है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज ये जो एफ है ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये डी है ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइन, मतलब पॉजिटिव साइन किस कारण आएगा, वो है थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कब तक पॉजिटिव रहेगी, आई डिडंट से 0, आई सेड पॉजिटिव रहेगी। तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फॉर द इंटरवल 0 से 180 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज अगर कोई ब्लॉक यहां रखा हुआ है तो या तो फोर्स ऐसा लग सकता है या ऐसा लग सकता है या ऐसा लग सकता है या फिर ऐसा लग सकता है। इसका मतलब अपन सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो 0 से 180 के बीच में बात कर रहे हैं। और याद करिएगा सर ने एक लाइन बोली थी स्मॉलेस्ट एंगल, तो जब भी स्मॉलेस्ट एंगल की बात करते हैं या तो वो मैक्सिमम 180 हो सकता है या मिनिमम 0 हो सकता है या फिर उनके बीच में ही होगा। इसका मतलब 180 और 0 के बीच में ऐसे कौन से एंगल्स है जहां पर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर अपन सोचें तो थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए, थीटा लेस देन बोला है मैंने 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल्स के लिए cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो FD cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। तो देखिए वर्क डन इक्वल्स टू FD cos थीटा। अब यहां पर मैं लिख देता हूं थीटा की वैल्यू लेस देन 90, तो उस केस में पूरा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो थीटा लेस देन 90 के लिए एक्यूट एंगल बन गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या सिग्निफाई करता है पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क ये सिग्निफाई करता है कि जो अपन ने फोर्स लगाया है वो इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं इस ब्लॉक को पकड़ के खींच रहा हूं तो ब्लॉक भी मेरे कारण ही खींचा ना, इसका मतलब जो उसका मोशन हो रहा है वो मेरे फोर्स के कारण हुआ, इसका मतलब मेरा फोर्स उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर कह सकते हो कि सपोर्टिव नेचर है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब यहां पर सपोर्टिव नेचर ऑफ द फोर्स। अब अगर उसी की बात करेंगे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो सोचो मान लो मेरे हाथ में कोई बॉल होती, उस बॉल को मैं अपने हाथ से फ्रीली छोड़ देता, उस केस में जो उस पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रखो ड्यू टू ग्रेविटी वर्ड बोला है, mg किधर लग रहा होगा, डायरेक्शन का होगा डाउनवर्ड, बिल्कुल सर। तो mg का डाउनवर्ड है और जो उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो भी कहां हो रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, क्या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो क्या उस केस में जो आंसर आएगा पॉजिटिव वर्क आएगा। और जो सिग्निफिकेंस हमने सोचा था, मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो क्या ये बॉल नीचे जाती, क्या नहीं, इसका मतलब वो फोर्स उसके मोशन को सपोर्ट कर रही है, इसी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क। इसीलिए वहां पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल सर। तो यहां पर ये लाइन लिखी हुई है, पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी। और एग्जाम्पल भी वही है जो अपने बोला था, when a body falls freely under the action of gravity then work done by the force of gravity is positive। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया, सर ने एक बहुत अच्छी बात आपको सिखाई, क्योंकि सर बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है
कि वर्क डन, तो अपन बात कर रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वर्क के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस और माइनस क्या सिग्निफाई करते हैं? सही है, वही सिग्निफाई कर रहा है, बिल्कुल। तो पॉजिटिव आपने बताया कि मोशन का फेवर हो रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्या बताने वाला है बच्चों? के मोशन का अपोज हो रहा है। तो वही चीज है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेगेटिव वर्क। तो बच्चों नेगेटिव वर्क की बात करें तो सर ने अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया एंगल्स के बारे में। आपने नोटिस किया कि जो वर्क डन की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। तो बच्चों एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऑलवेज पॉजिटिव। डी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो टोटल डिपेंडेंसी है वो किस पे है? कॉस थीटा पे। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, पर हमें सोचना है 0 से 180 के लिए। तो बच्चों 90 डिग्री को अपन इग्नोर करते हैं, है ना, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 90 डिग्री से कम यानी कि एक्यूट एंगल के लिए सर आपको बता चुके हैं कि cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। बट अब हमें चाहिए कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव कब होगा? तो सीधा सा जवाब है कि जब एंगल की वैल्यू मोर देन 90 होगी और लेस देन और इक्वल टू 180 होगी। तो उस केस में जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। और cos थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। अब बच्चों देखिए वर्क डन नेगेटिव आएगा, इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने मार्क किए हैं और उनके बीच में जो एंगल आपको दिया गया है वो कितना दिया है? थीटा। जरा गौर से देखिए बच्चों इस थीटा को, तो ये एंगल जो आपको दिया है वो मोर देन 90 है, इसका मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। पर जैसा कि आपको पहले सर एक्सप्लेन कर चुके हैं, कंपोनेंट्स बताए थे सर ने आपको, वहां पर बताया था कि जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा फोर्स या उसके उस कंपोनेंट से मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग हो। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। लेट अस कंसीडर इस डायग्राम में जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हमें आगे की तरफ दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? डी। और फोर्स आप नोटिस कर रहे हैं बच्चों इसमें इस समय जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उससे ऑब्ट्यूज एंगल पर फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इस केवल पर्टिकुलर फोर्स की बात करूं कि ये फोर्स क्या कर रहा है या ये कैसा वर्क डन कर रहा है, तो बच्चों क्या बोला अभी कि हमें हमेशा फोर्स की उस वैल्यू या उसके उस कंपोनेंट से मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलाउ हो। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा और एक होगा हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड। बच्चों यहां पर जो भी फोर्स का कंपोनेंट होगा, लेट अस कंसीडर, उसको अपन नाम दे देते हैं एफ डैश, मान लेते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों इस कंपोनेंट का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो उसके मोशन का अपोज कर रहा है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चों फ्रिक्शन आप ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर बॉडी जो है वो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, तो वो क्या करता है? एनर्जी का लॉस करता है। बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाता है, इसका मतलब वो फ्रिक्शन वहां पर उसके मोशन का फेवर नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? उसके मोशन का अपोज। तो नेगेटिव वर्क कर रहा है। और नेगेटिव वर्क का हम लोग यही सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि नेगेटिव वर्क क्या सिग्निफाई करता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा नेगेटिव वर्क मींस दैट कि जो फोर्स है उसका वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है कि वो बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है। ऐसा ही एग्जांपल जैसे सर ने ग्रेविटी में दिया था वही हम लोग अगेन पिक कर सकते हैं। बच्चों हम लोग बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस समय उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखें तो कहां है? अपवर्ड। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है? डाउनवर्ड्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्रेविटी के बीच में एंगल देखें तो कितना है? 180। और cos 180 की वैल्यू -1। तो बच्चों अगर हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले इस केस में तो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव मतलब ग्रेविटी उसके मोशन का अपोज कर रहा है। और फैक्ट भी है बॉडी ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब मोशन का अपोज हो रहा है बाय ग्रेविटी। तो बच्चों यही सारी चीजें अब हम लोगों ने समरी की फॉर्म में लिखी हुई है, चेक कीजिए। अ फोर्स डज नेगेटिव वर्क if force or its component is opposite to the direction of the displacement of the point of application of the force। इसी तरह से वर्क डन की डेफिनेशन एफ डी कॉस थीटा मैथमेटिकल। और अभी अभी हमने बात की कि जो थीटा की वैल्यू है अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। और इसका एग्जांपल वही जो हम लोगों ने अभी अभी लिया था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड्स। बिल्कुल सर। जनरली बच्चों को यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्या फ्रिक्शन हमेशा ब्लॉक या किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है या कभी सपोर्ट भी कर सकता है? सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बच्चों के लिए पूछा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो सर ने आपसे पूछा
कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करता है या फिर सपोर्ट भी कर सकता है उसके रिलेटेड स्लाइडिंग का। तो बच्चों आपको याद है डबल ब्लॉक सिस्टम, हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि दो ब्लॉक है उसमें से एक ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करे, वो सपोर्ट भी कर सकता है। जब वो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का सपोर्ट करेगा तो उस केस में उसका वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। बट यहां पर हमने जो कंडीशन बनाई थी उसमें ये कंसीडर किया था कि फ्रिक्शन उसकी स्लाइडिंग का अपोज कर रहा है, इसलिए उसका वर्क डन नेगेटिव। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो किसी बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वर्क कर सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जीरो वर्क। नाम ही है जीरो, इसका मतलब उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए। अगर वर्क डन जीरो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर या फिर एफ डी कॉस थीटा। अब आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि इस पूरे का आंसर जीरो कब कब आ सकता है। तो आप भी जानते हैं कि आंसर जीरो लाने के लिए यहाँ पर कोई भी एकदम जीरो हो जाए तो पूरा मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। अब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड बोला है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब उसका डायरेक्शन और स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा, बिकॉज नेट फोर्स मैंने क्या बोल दिया, जीरो। तो देखिए अगर नेट फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी के पास है पर तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा उस नेट फोर्स का। तो सिमिलरली अगर बॉडी के ऊपर अपने फोर्स लगाया, ऐसा कब हो सकता है कि उसका फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो सपोज ये कोई दीवार मान लेते हैं, इस दीवार को मैं धक्का दिए जा रहा हूं पर दीवार नहीं हिल रही, इसका मतलब दीवार का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, जीरो। तो जो मेरे फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो भी क्या होगा, जीरो। सिमिलरली थर्ड केस, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। याद करो सर ने आपको डेफिनेशन में एक बात बोली थी कि आगे जाके अपन ये बात पढ़ेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब वर्क डन कैसा हो गया, जीरो। इसका एक सिग्निफिकेंस इतना सा है कि आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो आपके फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो कैसा हुआ, जीरो। अब ऐसा कब कब होता है उसको करके अपन एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल, बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वर्क डन बाय नेट फोर्स इज जीरो, जो बात अपन ने बोली थी। नेक्स्ट, पुशिंग द वॉल, जो अपन बात बोली थी कि वॉल को पुश करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। थर्ड, वर्क डन बाय टेंशन व्हेन पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। अब बच्चों ये बात बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना। सपोज यहां पर अपन एक पेंडुलम कंसिडर कर लेते हैं और ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अलोंग दिस पाथ। तो अगर ये पेंडुलम यहां पर है किसी भी कंडीशन में, तो इस पॉइंट पर टेंशन होगी अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में, और जो टेंशन है वो एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल वापस लौट के आ रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो। इसका मतलब इस टेंशन के कारण जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, जीरो। आई मेंशन द वर्ड टेंशन के कारण। इसका मतलब आपको हमेशा नोटिस करना है कौन से फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हो रहा है। नेक्स्ट, सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करती है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। और अगेन सेम केस आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। उस केस में जो वर्क डन हुआ कैसा होगा, जीरो। लास्ट केस, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब वहां पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज लग रही हैं उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वापस वही कैसा होगा, जीरो होगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हो कि जब भी 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन जीरो, या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। पर बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छी सी बात बोलूंगा जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद है सर के से मैं आपको वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सर बहुत बार एक क्वेश्चन जनरली बच्चों के सामने आता है कि कोई कूली है, जो ट्रेन में जो कूली होता है वहां पर, वो अपना सामान लेके जा रहा है, तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा, पर मेरे को ऐसा फील होता है कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, अपन पैसे किस बात के दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये जो सर ने क्वेश्चन पूछा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हम लोग 9th क्लास में जनरली हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नोटिस कीजिए बच्चों, जब हम लोग कुली की बात करते हैं और मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टली किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, तो आप नोटिस करते हैं कि जब कुली अपना पूरा लोड
एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर कुली से पूछा जाए कि आपने कोई वर्क किया, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी खुद की लॉस हुई है, वो थक गया तो वो बोलेगा हाँ अभी मैंने काम किया है, मैंने वर्क किया है। पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो फिजिक्स है उसमें मैकेनिकल वर्क कंसीडर किया जाता है, मस्कुलर वर्क कंसीडर नहीं किया जाता। तो नोटिस कीजिए बच्चों, यहाँ पर जो सर ने एक्सप्लेनेशन दिया वहीं पर आंसर छुपा हुआ है। जब कुली किसी भी तरह से लोड लिफ्ट कर रहा है तो बच्चों उसने फोर्स कहां लगा रखा है लोड पे? ऊपर की तरफ, या उसके सिर पे रखा हुआ है तो सिर और लोड के बीच में कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन उस लोड पे कहां लग रहा है? अपवर्ड। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस तरह से उसने लोड को लिफ्ट किया है और फोर्स कहां लगा है? अपवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है उसका? आगे। तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब फिजिक्स वहां पर ये नहीं मानता है कि उसने कोई भी वर्क किया। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि जैसे कि डेफिनेशन का जो हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया था, जो सर ने बीच में आपको क्लियर भी कर दिया, और वो पॉइंट था कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लेना है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं लेना है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस अगर हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, तो इसका मतलब उस फोर्स ने उस पार्टिकल पे या उस बॉडी के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे वर्क किया है।